प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक शर्मा फिजिक्स क्लासेस में आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। आप लोग कुशल से होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ क्लास 9th की फिजिक्स का जो पार्ट था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसी का लास्ट वीडियो बनाने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से पसंद करेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरह से देखते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ फोर्स ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स के बारे में सिखाने चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इम्पल्स होता क्या है, क्या इसका फार्मूला होता है, क्या इसकी यूनिट होती है, किस वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को सिखाने चल रहा हूँ। ठीक है, खूब अच्छी तरीके से अच्छा मन बना के बैठिएगा और आनंद से पढ़िएगा। ठीक है, कोई तनाव मत लीजिएगा। ठीक, इम्पल्स को सबसे पहले बोलते क्या हैं? बल का आवेग, इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स होता क्या है? देखिए, यदि किसी पार्टिकल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कोई हमारी बॉल है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स हम कितने टाइम तक अप्लाई कर रहे हैं? जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, टाइमिंग स्टार्ट हो गई, हमने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, टाइम आउट हो गया। तो जो टाइम लगा, जो फोर्स अप्लाई हुआ, उसका जो गुणनफल होता है, उसका जो मल्टीपल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। सिंपल है ना। देखो, I इक्वल टू हो जाएगा, सपोज करो कोई पार्टिकल है, उस पर F फोर्स अप्लाई हो रहा है डेल टी टाइम तक। कितने टाइम तक बेटा? डेल टी टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं विकास I से। I इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डेल टी। I माने इम्पल्स, F माने फोर्स, डेल टी माने टाइम। यानी कि इतने टाइम तक डेल टी टाइम पे F फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इम्पल्स F I इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डेल टी। समझ गए? यानी कि आवेग बराबर हो जाएगा बल गुणे समयांतराल, कितने समय के लिए फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, अब आइए इसके मात्रक पे चर्चा करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है? देखो बेटा, ये आपका क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, और टाइम क्या है? सेकेंड। ठीक, न्यूटन सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं इसको? फोर्स को क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड निकल जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट होती है, और टाइम का सेकंड। तो एक सेकंड कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या सेकंड यूनिट के रूप में? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? दो यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों में से किसी भी यूनिट को आप यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है, और दोनों आपकी MKS यूनिट सिस्टम की यूनिट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मिलता है कि जो हमारा क्या कहते हैं इम्पल्स होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए, जो आपका इम्पल्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है इम्पल्स? इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है इम्पल्स में। इसीलिए जो हमारा आवेग होता है वो एक सदिश राशि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा इसी के आगे? आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। क्या बताने चल रहे हैं? रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, आवेग
तथा संवेग में संबंध। क्या बताने चल रहे हैं बेटा? आवेग तथा संवेग में संबंध। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, रिलेशन किसमें देखना है? रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक नॉर्मल फार्मूला है उसका यूज करेंगे, जो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला होता है? F इज इक्वल टू M इंटू ए। पढ़े हो कि नहीं पढ़ो? F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए हो जाता है। देन F इज इक्वल टू M इंटू ए माने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन डेल V ओवर डेल T, A इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल T। ओके, नाउ इट्स एक्सेलरेशन। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। बन गया? अब यहां पे क्या देखेंगे? I इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डेल टी। अभी तुरंत देखे आप लोग, इम्पल्स I इज इक्वल टू F इज इंटू डेल टी होता है बेटा। देन I इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू इसमें रखेंगे तो M इंटू डेल V ओवर डेल टी इंटू डेल टी हो जाएगा बेटा। डेल टी कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू डेल V। M इंटू डेल V इज इक्वल टू क्या होता है? P, मोमेंटम। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहां पे हो जाएगा I इज इक्वल टू M इंटू डेल V है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेल P। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? आवेग बराबर, यहां पे संवेग है ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे? डेल P है, यहां पे लिख देंगे संवेग परिवर्तन। क्या लिख देंगे? संवेग परिवर्तन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, और ये 11th के बच्चों के लिए भी है। 11th के बॉयज भी इसको देख सकते हैं, क्लास 9 और क्लास 11 भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, ये जो टॉपिक चल रहा है इसको क्लास 11 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, F इज इक्वल टू M इंटू ए, F इज इक्वल टू M, ए की वैल्यू होती है डेल V ओवर डेल टी, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। I इज इक्वल टू F इंटू डेल टी, बिकॉज इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। नाउ I इज इक्वल टू M, ये वैल्यू रख रहे हैं F की, M इंटू डेल V ओवर डेल टी, इसको रखेंगे। डेल टी पहले से, डेल टी कैंसिल हुआ, M इंटू डेल V हो जाएगा। I इज इक्वल टू डेल P, मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन, यानी कि आवेग बराबर हो जाएगा संवेग परिवर्तन। इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब आपको लोगों को मैं बताने चल रहा हूं, ये जो हमारा आवेग होता है इसका उदाहरण देखने को कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, यानी कि आवेग के उदाहरण को हम समझेंगे। सम कॉमन फिनोमेना की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बहुत बेहतर देने की, आप भी कोशिश करिए बहुत बेहतर पढ़ने की। ठीक है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश आज हम लोग करते रहेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है? आवेग पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। Some common phenomena
बेस्ड ऑन इम्पल्स। ओके, देखिए जो इम्पल्स होते हैं यानी कि आवेग होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कहाँ पे मिलते हैं? देखिए आप लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे, जानते होंगे, देखे होंगे ट्रेन के जब डिब्बों को जोड़ा जाता है तो उसमें दो सकड़ियों को इस तरीके से बांध के जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं ना बेटा। और अब देखिए इसके बीच में क्या लगाते हैं, इस तरीके से दो लोहे के झटके लगे होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपस में खींचती हैं, लेकिन जब कैसे कभी ट्रेन के इंजन की गति कम कर दी जा रही है, लेकिन जो डिब्बे होते हैं वो इसी स्पीड में, जिससे कि एक्सीडेंट से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी कि यहाँ पे संवेग को आवेग को नियंत्रित किया जाता है, इम्पल्स को कंट्रोल में करने के लिए ये ट्रिप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलता है, आप लोग देखेंगे जैसे ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, या किसी भी प्रकार का ऐसी वस्तुएं जिसको ट्रेवल करके लाना पड़ता है, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे आपकी टेलीविज़न वगैरह होती है उसके बीच में गत्ते को रखा जाता है। गत्ते को क्या काम होता है कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो भी मोशन में आ जाता है, और उस कंडीशन पे इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए इन सब चीज़ों को रखा जाता है, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, टूटे ना, इन सब बातों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक। अब मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ, अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, लाइक भी करते रहो यार। न्यूटन्स की गतिविद्यक नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसी को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। यानी कि आप जितनी क्रिया करेंगे विपरीत दिशा से उतनी ही प्रतिक्रिया आएगी, ठीक है। इसलिए क्रिया करते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा से प्रतिक्रिया आने वाली है। इसी को न्यूटन ने अपने लॉ में डिफाइन किया है। इसमें इन्होंने फार्मूला निकाला था, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, बेटा, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। फोर्स अप्लाई करेंगे एफ ए बी डायरेक्शन पे, ठीक है, तो इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन पे भी फोर्स अप्लाई होगा, बट एफ बी डायरेक्शन पे, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा। ये जो माइनस शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसीलिए एफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी ए, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जो कि हम देखते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम इसको देखेंगे। इसके एग्जाम्पल, सम फिनोमेनन्स देखेंगे, व्यवहारिक उदाहरण हम देखते रहते हैं अपने जीवन में। जैसे आप लोग देखिए, जब भी आप बंदूक देखेंगे, बंदूक के पीछे इस तरीके से हमारी बंदूक होती है, यानी कि यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब ये बंदूक है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे जिस ओर से गोली को निकलना है, ठीक है, ये जो गोली को निकलना है, जब गोली आपकी मूव करती है, बहुत तेजी से आगे चलती है, तो ये बंदूक भी आपके पीछे दिशा में बढ़ती है, बट इसमें इसका वेट ज़्यादा कर दिया जाता है, जिसके कारण इसका जो है जो फोर्स जितना आगे की ओर लग रहा है उतना ही पीछे की ओर लगेगा, और यहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर इसका मास ज़्यादा होगा तो इसका जो मोमेंटम है वो कंप्लीट रहेगा, यानी कि यहाँ डिस्टरबेंस के चांसेस नहीं बनेंगे। इसीलिए इसको इस डिज़ाइन में डिज़ाइन किया। और पिस्टल वगैरह जो होती हैं उसमें भी ये होता है, उसमें झटके को रोकने के लिए अंदर से स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जिससे कि वो अपने बैलेंस को कंप्लीट किए रहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जनरल लाइफ में जो हम देखते रहते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या करता है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि किसी भी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात गति के पूर्व का जो संवेग होता है वो गति के बाद का संवेग होता है। चूंकि संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसमें बताया गया है कि संवेग सदैव संरक्षित रहता है, संवेग पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात गति के पूर्व का संवेग सदैव गति के बाद का संवेग समान होता है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के जो मास हैं वो कॉन्टिन्यू m1 और m2 हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। इसका मोमेंटम है इसका इन दोनों के मोमेंटम्स का जो एड हो जाएगा, इन दोनों के मोमेंटम्स का एड क्या हो जाएगा? P1, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ऐड कर दिए। और उसके बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये पहले का संवेग है, ये बाद का संवेग है। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से P1 इज इक्वल टू P2, तो यहाँ फार्मूला मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 मिल जाएगा बेटा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, इसको देखेंगे आप लोग। देखो बेटा, ये m1 है, u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? m1 को इधर लाएंगे, m2 को इधर ले जाएंगे, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 कामा हो गया, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 हो गया v2 माइनस u2। ये फार्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। इतना नोट करेंगे आप लोग। इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण मिलते हैं जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। कुछ व्यवहारिक उदाहरणों में जैसे मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप लोग देखेंगे जब आप लोग नाव से जमीन पे कूदते हैं, ठीक है। कभी आपने नाव पे यात्रा की है, ठीक है, करिएगा तो देखिएगा। लीनियर एग्जाम्पल मिलेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण प्राप्त होगा। तो उस समय क्या होता है, जैसे नाव से जब आप कूदते हैं तो वहाँ पे दो पिंड अलग हो रहे हैं। कल्पना कीजिए आप नाव से अलग हो रहे हैं, एक पिंड हम हैं यानी कि आप हैं, दूसरा पिंड नाव है। जब अलग होते हैं तो ऐसी दशा में जब हम नाव से अलग होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो नाव भी थोड़ा से हिलती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपका संवेग और जो है गति के पूर्व का संवेग यानी कि कूदने के पहले का संवेग और बाद के संवेग पे कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस दशा में एक अच्छे उदाहरण के रूप में नाव से किसी व्यक्ति का कूदना आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा उदाहरण है रॉकेट लॉन्च करते के समय, जब रॉकेट लॉन्च होती है, चूँकि रॉकेट जो है उसको गति ज़्यादा होती है, उसका मास कम होता है, नीचे जो प्लेस होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, बट वेट ज़्यादा होता है, बहुत हल्का से हिलती है। इसीलिए रॉकेट जहाँ पे लॉन्च किया जाता है स्ट्रॉन्ग अच्छी मॉस वाले पार्टिकल्स यानी कि जो स्टोन वगैरह रखे जाते हैं, जिससे कि नीचे जो स्पेस बनाया गया है वहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। ये सब कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो लीनियर मोमेंटम को रिकवर करते रहते हैं। ठीक है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिकवर करते रहते हैं। इस तरीके से जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये आज फिनिश हो रहा है। देखते रहिए अभिषेक शर्मा फिजिक्स क्लासेस को, ठीक है, और देखते ही ना रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी कर सकते हो अच्छे तरीके से करते रहो। साथ में जो आपके साथी हैं अभी तक छूट रहे हैं, फिजिक्स की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोलो कि जल्दी जल्दी फिजिक्स की क्लास अटेंड करो, अभी सिलेबस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही।